नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों के सीरीज के तहत आपको सुना रहा हूं मंटो की लिखी मशहूर कहानी खुशियां। यह आवाज मंजीत ठाकुर की। खुशियां सोच रहा था। बनवारी से काले तंबाकू वाला पान लेकर वो बनवारी की दुकान के साथ लगे उस संगीन चबूतरे पर बैठा हुआ था जो दिन के वक्त टायरों और मोटरों के मुख्तलिफ पुर्जों से भरा होता था। रात के 8:30 बजे के करीब मोटर के पुर्जे और टायर बेचने वालों की वो दुकान बंद हो जाती थी और दुकान का संगीन चबूतरा खुशियां के लिए खाली हो जाता था। वो काले तंबाकू वाला पान आहिस्ता आहिस्ता चबा रहा था और सोच रहा था। पान की गाढ़ी तंबाकू मिली पीक उसके मुंह में इधर उधर फिसल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके ख्यालात दांतों तले पिसकर उस पीक में घुल रहे हैं। शायद यही वजह थी कि वो पीक फेंकना नहीं चाहता था। वो पान की पीक मुंह में पुलपुला रहा था और उस वाकये पर गौर कर रहा था जो उसके साथ पेश आया था बस कोई आध घंटा पहले। मामूल के मुताबिक उस चबूतरे पर बैठने से पहले उसे खेतवाड़ी की 5वीं गली में जाना पड़ा था। उसी गली के नुक्कड़ पर मैंगलोर से आई नई छोकरी कांता रहती थी। खुशियां से किसी ने कहा था कि वो अपना मकान तब्दील कर रही है और वो इसी बात का पता लगाने के लिए वहां गया था। उसने कांता की खोली का दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई, कौन है? खुशियां ने कहा था, मैं खुशियां। आवाज शायद पिछले कमरे से आई थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला था और वो अंदर दाखिल हुआ था। जब कांता ने दरवाजा अंदर से बंद किया था तो खुशियां ने मुड़कर देखा था और उसकी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही थी। कांता नंगी खड़ी थी, बिल्कुल नंगी। वो अपने जिस्म को सिर्फ एक तौलिए से छिपाए हुई थी। छुपाए हुए भी क्या कि छुपाने की जितनी चीजें होती हैं वो तो सब की सब खुशियां की हैरत ज़दा आंखों के सामने थी। कहो खुशियां, कैसे आए? मैं नहाने ही वाली थी। बैठो बैठो बैठो। बाहर वाले से अपने लिए चाय तो कहे आए होते। तुम तो जानते ही हो वो मुआ रामा यहां से भाग निकला है। खुशियां, जिसकी आंखों ने कभी किसी औरत को यूं अचानक तौर पर नंगा नहीं देखा था, बहुत घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आया था कि वो क्या करे। उसकी आंखें जो यकायक उरियानी से दो चार हो गई थी, अपने आप को कहीं छुपाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सिर्फ इतना कहा था, जाओ जाओ तुम नहा लो। फिर एकदम उसकी जबान खुल गई थी। पर जब तुम नंगी थी तो दरवाजा खोलने की जरूरत क्या थी? अंदर से ही कह दिया होता, मैं फिर आ जाता। जाओ तुम नहा लो। उसकी बात सुनकर कांता मुस्कुराई थी। जब तुमने कहा खुशियां तो मैंने सोचा हरज क्या है, अपना खुशियां ही तो है, और मैंने दरवाजा खोल दिया। कांता की वो मुस्कुराहट अभी तक उसके दिलो दिमाग में तैर रही थी। कांता का नंगा जिस्म अभी मोम के पुतले की मानिंद उसकी आंखों के सामने खड़ा था और पिघल पिघल कर उसके अंदर दाखिल हो रहा था। कांता का जिस्म खूबसूरत था। पहली मर्तबा खुशियां को मालूम हुआ था कि जिस्म बेचने वाली औरतें भी ऐसा सुडौल बदन रखती हैं और उसे इस बात पर हैरत हुई थी। लेकिन उसे इस बात पर ज्यादा ताज्जुब हुआ था कि कांता नंग धड़ंग उसके सामने खड़ी हो गई थी और उसको लाज तक नहीं आई। कांता ने कहा था, जब तुमने कहा खुशियां तो मैंने सोचा हरज क्या है, अपना खुशियां ही तो है, और मैंने दरवाजा खोल दिया। कांता और खुशियां एक ही पेशे में शरीक थे। वो कांता का दलाल था। यूं वे एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन ये कोई ऐसी वजह नहीं थी कि कांता उसके सामने नंगी खड़ी हो जाती। वो कांता के अल्फाज में कोई और मतलब कुरेद रहा था। मतलब वक्त इस कदर साफ और इस कदर मुबहम था कि वो किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। मुबहम का मतलब होता अस्पष्ट। उसने कांता का नंगा जिस्म देखा था, जो ढोलकी पर मढ़े हुए चमड़े की तरह तना हुआ था। उसकी लुढ़कती हुई निगाहों से बिल्कुल बेपरवाह। कई बार हैरत के आलम में उसने कांता के सांवले सलोने जिस्म पर टोह लेने वाली निगाहें गाड़ी थी, मगर कांता का एक रुआं तक नहीं कांपा था। वह सांवले पत्थर की मूर्ति की मानिंद उसके सामने खड़ी थी, हर एहसास से आरी। यहां आरी का मतलब रिक्त, खाली। एक मर्द के सामने एक नंगी औरत खड़ी थी।
मर्द जिसकी निगाहें तो कपड़ों में ढकी छुपी औरत के जिस्म तक पहुंच जाती हैं और जो ख्याल ही ख्याल में परमात्मा जाने कहां कहां पहुंच जाता है। लेकिन कांता जरा भी नहीं घबराई थी। उसकी आंखें जैसे उसी वक्त लॉन्ड्री से धुलकर आई थी। कांता को थोड़ी सी लाज तो आनी चाहिए थी, जरा सी सुर्खी तो उसके दीदों में पैदा होनी चाहिए थी। वो कस्बी है तो क्या हुआ, पर कस्बियां यूं नंगी तो नहीं खड़ी हो जाती। खुशिया को दल्लाली करते हुए 10 बरस बीत गए थे। इन 10 बरसों में वो पेशा करने वाली लड़कियों के तमाम राजों से वाकिफ हो चुका था। उसे मालूम था कि बाएं धोनी के आखिरी सिरे पर जो छोकरी एक नौजवान को भाई बनाकर रहती है, इसलिए अछूत कन्या का रिकॉर्ड काहे करता मूर्ख प्यार अपने टूटे हुए बाजे पर बजाया करती है कि उसे अशोक कुमार से बहुत बुरी तरह इश्क है और कई मनचले अशोक कुमार से उसकी मुलाकात कराने का झांसा देकर अपना उल्लू सीधा कर चुके हैं। उसे मालूम था कि दादर में जो पंजाबन रहती है सिर्फ इसलिए कोट पतलून पहनती है कि उसके एक यार ने कहा था कि तेरी टांगे तो बिल्कुल उस अंग्रेज एक्ट्रेस की तरह हैं जिसने मराको और खून तमन्ना में काम किया है। उसने कई बार ये फिल्म देखी थी और जब उसके यार ने कहा था कि मार्लेन डिट्रिच इसलिए पतलून पहनती हैं कि उसकी टांगे बहुत खूबसूरत हैं और उसने अपनी टांगों का 2 लाख का बीमा करा रखा है, तो उसने पतलून पहननी शुरू कर दी थी जो उसके चूतड़ों में बहुत फंस कर आती थी। उसे यह भी मालूम था कि मजगांव वाली दक्षिणी छोकरी सिर्फ इसलिए कॉलेज के खूबसूरत लौंडों को फांसती है कि उसे एक खूबसूरत बच्चे की मां बनने का शौक है। उसको यह भी पता था कि वो कभी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेगी क्योंकि वो बांझ है। उसे यह भी मालूम था कि उस काली मद्रासन का जो हर वक्त कानों में हीरे की बूटियां पहने रहती है रंग कभी सफेद नहीं होगा। वो उन दवाओं पर बेकार रुपया बर्बाद कर रही है जो वो अपना रंग सफेद करने के लिए आए दिन खरीदती रहती है। उसको उन तमाम छोकरियों का अंदर बाहर का हाल मालूम था जो उसके हल्के में शामिल थी, मगर ये बात उसके ध्यान में कभी आ ही नहीं सकती थी कि एक दिन कांता कुमारी, जिसका असली नाम इतना मुश्किल था कि वो उम्र भर याद नहीं कर सकता था, यूं उसके सामने नंगी खड़ी हो जाएगी और उसको जिंदगी के सबसे बड़े ताज्जुब में डाल देगी। खुशियां सोच रहा था। सोचते सोचते उसके मुंह में पान की पीक इस कदर जमा हो गई थी कि अब वो मुश्किल से छालिया के नन्हे नन्हे रेजों को चबा सकता था जो उसकी दांतों की रेखों में इधर उधर फिसल जाते थे। उसके तंग माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार हो गई थी, जैसे मलमल में पनीर को आहिस्ता आहिस्ता से दबा दिया गया हो। जब वो कांता के नंगे जिस्म को अपने तसव्वुर में लाता था तो उसके मर्दाना वकार को धक्का सा लगता था। वकार का मतलब प्रतिष्ठा। तो उसके मर्दाना वकार को धक्का सा लगता था और उसे महसूस होता था जैसे उसका अपमान हुआ है। एकदम उसने अपने आप से कहा, यह अपमान नहीं तो क्या है। एक छोकरी नंग धड़ंग तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है और कहती है हराजी क्या है, तुम खुशियां ही तो हो। खुशियां न हो, वो साला वो बिल्ला हो गया जो हर वक्त तुम्हारे बिस्तर पर ऊँघता रहता है। और क्या। अब उसे यकीन हो गया कि सचमुच उसकी हतक हुई है। वो मर्द था और उसको इस बात की गैर महसूस तरीक पर तवक्को थी। तवक्को मतलब आशा थी कि औरतें ख्वाह वो शरीफ हो या बाजारी उसे मर्द ही समझेंगी और उसके और अपने दरमियान वो पर्दा कायम रखेंगी जो एक मुद्दत से चला आ रहा है। वो तो सिर्फ ये पता लगाने कांता के यहां गया था कि वो कब मकान तब्दील कर रही है और कहां जा रही है। कांता के पास उसका जाना अक्सर बिजनेस से मुतल्लक था। अगर वो कांता की बाबत सोचता कि जब वो उसका दरवाजा खटखटाएगा उस वक्त वो अंदर क्या कर रही होगी, तो उसके तसव्वुर में ज्यादा से ज्यादा इतनी बातें आती कि सिर पर पट्टी बांधे लेटी होगी, बिल्ले के बालों में से पिस्सू निकाल रही होगी, उस बाल सफा पाउडर से अपने बगलों के बाल उड़ा रही होगी जो इतनी बास मारता है कि उसकी नाक बर्दाश्त नहीं कर सकती, ताश फैलाए पलंग पर अकेली बैठी पेशेंस खेलने में मशगूल होगी। बस इतनी बातें थी जो उसके जहन में आ सकती थी। अपने घर में किसी को वो रखती नहीं थी, इसलिए इस बात का ख्याल तो आ ही नहीं सकता था। लेकिन कांता का दरवाजा खटखटाते हुए उसने कुछ भी सोचा नहीं था। वो तो वहां काम से गया था। और कांता, वो कांता जिसको वो हमेशा कपड़ों में देखा करता था, अचानक उसके सामने बिल्कुल नंगी खड़ी थी। बिल्कुल नंगी कि एक छोटा सा तौलिया भी कुछ नहीं छुपा सकता। उसने महसूस किया था जैसे वो खुद नंगा हो गया है। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो वो अपनी हैरत किसी न किसी हीले से दूर कर लेता, लेकिन उसने तो कहा था कि जब तुमने कहा खुशियां तो मैंने सोचा हरज क्या है।
अपना खुशियां ही तो है। और मैंने दरवाजा खोल दिया और यही बात उसे खाए जा रही थी। साली मुस्कुरा रही थी। वो बार बार बड़बड़ा रहा था। वो महसूस कर रहा था कि कांता का जिस्म ही नहीं, उसकी मुस्कुराहट भी नंगी थी। उसे बार बार बचपन के वो दिन याद आ रहे थे जब पड़ोस की एक औरत उससे कहा करती थी कि खुशियां बेटा, जा दौड़ के जा, ये बाल्टी पानी से भर ला। जब वो बाल्टी भर के लाया करता था तो वो औरत धोती के पर्दे के पीछे से कहा करती थी कि धारा मेरे पास रख दे, मैंने मुंह पर साबुन मला हुआ है, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। वो धोती का पर्दा हटाकर बाल्टी उस औरत के पास रख दिया करता था और उसे साबुन के झाग में लिपटी एक नंगी औरत नजर आया करती थी, मगर उसके दिल में किसी किस्म का हैजान पैदा नहीं होता था। तब मैं बच्चा था, बिल्कुल भोला भाला। बच्चे और मर्द में बहुत फर्क होता है। बच्चों से कौन पर्दा करता है? मगर अब मैं तो पूरा मर्द हूं। मेरी उम्र इस वक्त 28 बरस के करीब है और 28 बरस के जवान आदमी के सामने कोई बूढ़ी औरत भी नंगी खड़ी नहीं होती। खुशिया की सोच उसकी उलझन बन गई थी। कांता ने उसे समझा क्या है? क्या उसमें वो तमाम बातें नहीं हैं जो एक जवान मर्द में होती हैं? इसमें कोई शक नहीं कि वो कांता को यकबयक नंग धड़ंग देखकर बहुत घबरा गया था, लेकिन चोर निगाहों से क्या उसने कांता की उन चीजों का जायजा नहीं लिया था जो हर रोज के इस्तेमाल के बावजूद अभी अपनी असली हालत में कायम थी? क्या परेशान होने के बावजूद उसके दिमाग में यह ख्याल नहीं आया था कि 10 रुपए में कांता बिल्कुल महंगी नहीं? क्या उसने नहीं सोचा था कि दशहरे के दिन बैंक का वो मुंशी जो 10 रुपए की रियायत नहीं मिलने पर वापस चला गया था, गधा था? क्या एक लम्हे के लिए उसके तमाम पट्टों में एक अजीब किस्म का खिंचाव पैदा नहीं हो गया था? क्या उसने ऐसी अंगड़ाई नहीं लेनी चाहिए थी कि उसकी हड्डियां तक चटकने लगे? फिर क्यों मंगलोर की उस सांवली छोकरी ने उसको मर्द नहीं समझा और खुशियां समझकर अपना सब कुछ देखने दिया? उसने गुस्से में आकर पान की गाढ़ी पीक थूक दी और फुटपाथ पर कई बेल बूटे बना दिए। पीक थूक कर वो उठा और ट्राम में बैठकर अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने नहा धोकर नई धोती पहनी, नया कुर्ता पहना। उसी बिल्डिंग में जहां वो रहता था एक सैलून था। उसने अंदर जाकर आईने के सामने अपने बालों में कंघी की। फिर फौरन ही उसे कुछ ख्याल आया तो वो कुर्सी पर बैठ गया। उस रोज वो दूसरी मर्तबा दाढ़ी मुड़वाने बैठा था। हजाम ने कहा, अरे भाई खुशिया, भूल गए क्या? सुबह ही तो मैंने तुम्हारी दाढ़ी मूड़ी थी। उसने बड़ी मतानत से अपनी दाढ़ी पर उल्टे रुख हाथ फिरते हुए कहा, अरे यार, खूंटी कुछ अच्छी तरह निकली नहीं थी। अच्छी तरह खूंटी निकलवा कर और चेहरे पर पाउडर मलवा कर वो सैलून से बाहर निकला। सामने ही टैक्सियों का अड्डा था। उसने बंबई के मखसूस अंदाज में छिछी करके टैक्सी ड्राइवर को अपनी तरफ मुतवज्जह किया और हाथ के इशारे से टैक्सी लाने के लिए कहा। जब वो टैक्सी में बैठ गया तो ड्राइवर ने मुड़कर उससे पूछा, कहाँ जाना सेठ? टैक्सी ड्राइवर के उन 4 लफ्जों ने खास तौर पर सेठ ने उसको बहुत मसरूर किया। मुस्कुराकर उसने दोस्ताना लहजे में जवाब दिया, वो भी बताएंगे, पहले तुम ओपेरा हाउस की तरफ चलो, लेमिंगटन से होते हुए। ड्राइवर ने मीटर की लाल झंडी का सिर नीचे दबा दिया। टन टन हुई और फिर टैक्सी ने लेमिंगटन रोड का रुख अख्तियार कर लिया। जब लेमिंगटन रोड का सिरा आ गया तो उसने ड्राइवर को हिदायत दी, बाएं हाथ को मोड़ लो। टैक्सी बाएं हाथ को मुड़ गई। अभी ड्राइवर ने गियर भी नहीं बदला था कि उसने कहा, ये सामने वाले खंबे के पास रोक लेना जरा। ड्राइवर ने ऐन खंबे के पास टैक्सी रोक ली। खुशिया ने दरवाजा खोला और सामने की पान की दुकान पर चला गया। उसने एक पान लिया और फिर एक आदमी से जो पान की दुकान के पास ही खड़ा था चंद बातें की। फिर उस आदमी को उसने टैक्सी में अपने साथ बिठा लिया और ड्राइवर से कहा, सीधा चलो। टैक्सी देर तक चलती रही। खुशिया ने जिधर इशारा किया ड्राइवर ने टैक्सी उधर घुमा दी। आखिर मुख्तलिफ पुररौनक बाजारों में से गुजरने के बाद टैक्सी एक नीम रोशन गली में दाखिल हुई। गली में आमदोरफ्त बहुत कम थी। कुछ लोग सड़क किनारे बिस्तर जमाए लेटे हुए थे, कुछ लोग बड़े इत्मीनान से चंपी करा रहे थे। टैक्सी जब उन चंपी कराने वालों से आगे निकल गई और गली के नुक्कड़ पर काट के एक बंगले नुमा मकान के पास पहुंच गई तो खुशिया ने ड्राइवर को ठहरने के लिए कहा, बस अब यही रुक जाओ। जब टैक्सी रुक गई तो खुशिया ने उस आदमी को जिसे वो पान की दुकान में अपने साथ बिठा लाया था आहिस्ता से कहा, जाओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं। वो आदमी बेवकूफों की तरह खुशिया की तरफ देखता हुआ टैक्सी से बाहर निकला और सामने वाले चोबी मकान में दाखिल हो गया।
खुशियां जमकर बैठ गया। उसने अपनी एक टांग दूसरी टांग पर रखकर जेब से बीड़ी निकाली और सुलगाई, फिर एक दो कश लेने के बाद ही सड़क पर फेंक दी। वो बहुत मुस्तरिब था। मुस्तरिब मतलब व्याकुल था, बेचैन था। उसके सीने में फड़फड़ाहट सी हो रही थी। उसे ऐसा लगा कि ड्राइवर ने बेकार ही टैक्सी का इंजन चला रखा है। उसने तेजी से कहा, अरे क्यों बेकार को इंजन चालू कर रखा है तुमने? ड्राइवर ने मुड़कर खुशिया की तरफ देखकर कहा, सेठ इंजन तो बंद है। जब खुशिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसका इज़्तिराब और भी बढ़ गया। इज़्तिराब, व्याकुलता, बेचैनी। जब खुशिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसका इज़्तिराब और भी बढ़ गया और उसने कुछ कहने की बजाय अपने होठ चबाने शुरू कर दिए। फिर एकाएक उसने अपने सिर पर वो कश्तीनुमा टोपी पहन ली जो अब तक उसने अपनी बगल में दबा रखी थी। उसने ड्राइवर का शाना हिलाया और कहा, देखो अभी एक छोकरी आएगी, जैसे ही वो अंदर दाखिल हो तुम टैक्सी चला देना। घबराने की कोई बात नहीं है, मामला ऐसा वैसा नहीं है। इतने में सामने के चोबी मकान से दो लोग बाहर निकले। आगे आगे वो आदमी था जो खुशिया के साथ आया था और पीछे पीछे कांता थी। कांता ने शोख रंग की साड़ी पहन रखी थी। खुशिया झट से दाहिने कोने की तरफ सरक गया। उस आदमी ने टैक्सी का पिछला बायां दरवाजा खोला और कांता को अंदर दाखिल करके एक धक्के से दरवाजा बंद कर दिया। कांता अभी ठीक से बैठ भी नहीं पाई थी कि उसकी हैरत भरी आवाज जो चीख से मिलती जुलती थी टैक्सी के अंधेरे में उभरी, खुशिया तुम? मैं। तुम्हें रुपए मिल गए हैं ना? फिर खुशिया ने अपनी मोटी आवाज में कहा, देखो ड्राइवर टैक्सी जो ले चलो। ड्राइवर ने सिर्फ दबाया तो इंजन फड़फड़ाया। कांता ने क्या कहा, खुशिया ने क्या सुना, कुछ पता नहीं। टैक्सी एक धचके के साथ आगे बढ़ी और उस आदमी को सड़क के बीच हैरत ज़दा छोड़कर नीम रोशन गली में गायब हो गई। इसके बाद कभी किसी ने खुशिया को मोटर के पुर्जों के दुकान के संगीन चबूतरे पर नहीं देखा। मंटो की बहुत मशहूर कहानी खुशिया, आवाज मंजी ठाकुर की चैनल के साथ कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। नमस्कार।